वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान सीएचओ के लिए पार्ट फर्स्ट देखा था। राजस्थान का पुराना पेपर है स्टाफ नर्स का। तो यहाँ पर हम पार्ट सेकंड में टोटल 80 एमसीक्यूज और बचे हुए हैं, वो देखेंगे। तो यहाँ पर गाइज जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिनका राजस्थान सीएचओ का पेपर होने वाला है। और साथ ही साथ फॉर्म फिलअप में जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, आई होप वो भी सॉल्व हो गई हैं, क्योंकि सभी लोगों के अभी यही कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि उनके फॉर्म है जो फिलअप हो चुके हैं। और आपके लिए यदि कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उसी में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है FAQ, उसमें जाके आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। यदि किसी की पेमेंट अटक गई है या फिर पेमेंट होने के बाद आपको कुछ भी मैसेज नहीं आया, तो वो सभी चीज़ें आपको वहाँ पे है जो आपका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे गाइज हम पार्ट सेकेंड पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पुराना पेपर है। इसकी हार्ड कॉपी दी गई थी स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट तो यूनिक क्वेश्चन रहने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में जो हमने क्वेश्चन देखे थे उसमें 2 क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी। एक तो अबगार स्कोर था, उसमें ब्लू फीट बेबीज था, और जो एक और क्वेश्चन था जिसमें NRHM की जो प्रेफरेंस पूछी गई थी कि किस फील्ड में काम करता है, तो उसमें भी रॉन्ग आंसर मैंने दिया था। तो उसका आंसर भी आप लोग राइट कर लीजिए, क्योंकि NRHM है जो रूरल एरियाज में ही अपना काम करता है, कंपैरिजन टू जो NUHM है वो अर्बन एरिया में करेगा। NRHM है जो रूरल एरिया के लिए बनाया गया था। तो आप उसको भी रेक्टिफाई कर लेना। तो गाइज जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही और इससे अच्छे वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। जीके के लिए आप लोग मेरा दूसरा चैनल भी चेक कर सकते हैं, उस पर भी करंट अफेयर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 हम पढ़ेंगे। ब्लूप्रिंट प्लान ऑफ रिसर्च स्टडी इज नोन एज। जो ब्लूप्रिंट प्लान बनाते हैं हम रिसर्च स्टडी में, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है रिसर्च डिजाइन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस या फिर अजम्पशन। तो ब्लूप्रिंट प्लान, कोई किसी भी काम करने के लिए हम कुछ ब्लूप्रिंट बनाएंगे, मॉडल टाइप से बनाएंगे कि हमें किस तरीके से काम करना है, तो वो क्या कहलाता है? डिजाइन। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट प्लान क्या कहलाएगा रिसर्च स्टडी में? रिसर्च डिजाइन। नेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कम्स इन फेज इन। तो एनालिसिस करना किसी भी डेटा को और उसको इंटरप्रेट करना है, किस फेज में आएगा? असेसमेंट, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन या फिर प्लानिंग फेज में। तो ये आएगा इवैल्यूएशन फेज में। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ पीस एंड डिजास्टर द एसोसिएशन विच इज हेल्पिंग मोर। तो डिजास्टर के टाइम पर या फिर पीस के टाइम पर कौन सा एसोसिएशन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है? TNAI, SNA, IRCS, फोर्थ ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर किसी भी तरीके का डिजास्टर्स होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन रहता है? IRCS, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। यहाँ पर IRCS क्या है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। SNA स्टूडेंट नर्सेस एसोसिएशन, और TNAI है ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये तो नहीं आएंगे हेल्प करने, बट IRCS है जो मोस्टली हेल्पफुल होता है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। नेक्स्ट इज इट इज अ पावर ऑफ नोइंग और नॉलेज ऑब्टेन्ड विदाउट रिसोर्स टू इन्फ्लुएंस और रीजनिंग, इट्स कॉल्ड। तो कुछ भी चीज़ों को सीखने का बिना किसी रिसोर्स के क्या कहलाता है? कुछ भी ऐसे नॉलेज प्राप्त करना है आपको, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बट आपके पास उनको सीखने का साधन नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन, एक्सपीरियंस या फिर अवेलेबल फैक्ट्स। तो हम अवेलेबल फैक्ट्स के थ्रू भी जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उससे भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ। नेक्स्ट इज इफ सेम नंबर रिपीटेड फ्रिक्वेंटली फ्रॉम द कलेक्टेड डेटा इट इज नोन एज। तो आपने मीन, मीडियन, मोड पढ़ा होगा, तो वही है यहाँ पर। एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है कलेक्टेड डेटा में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है मोड। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, मोड। नेक्स्ट इज विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग कैलकुलेशन। कंप्यूटर में जो कैलकुलेट करने के लिए यूनिट प्रेजेंट होती है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन है यहाँ पर मेमोरी, ALU, रजिस्टर्स और फोर्थ नन। कंप्यूटर में कैलकुलेशन के लिए जो यूनिट होती है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। नेक्स्ट इज मेमोरीज मेन वर्क इज। मेमोरी का मुख्य कार्य है जो फंक्शनिंग है वो क्या है कंप्यूटर में? कैलकुलेशन, गिव डायरेक्शन टू कंट्रोल यूनिट, कलेक्शन ऑफ डेटा, फोर्थ नन ऑफ दी अबव। तो ये सबको पता होना चाहिए।
मेमोरी क्या करती है, डेटा कलेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है, आप इसका आंसर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 की सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट इज द यूज ऑफ MS पावर पॉइंट इज, तो आप लोग जो पावर पॉइंट का यूज है किस लिए करते हैं, लेटर राइटिंग के लिए, डेटा मैनेजमेंट, इंटरप्रिटेशन वर्क या फिर प्रेजेंटेशन वर्क। तो MS पावर पॉइंट का जो मेन यूज है वो क्या है, प्रेजेंटेशन वर्क, किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन बनाना हो उसके लिए। नेक्स्ट इज द वर्ड एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन का मतलब क्या है, टू ब्रिंग द चेंजेस, टू ब्रिंग द पॉजिटिव चेंजेस, टू ब्रिंग नेगेटिव चेंजेस और टू ब्रिंग सम चेंजेस। तो एजुकेशन का मतलब होता है ब्रिंग द चेंजेस, या तो कम लाना या ज़्यादा, ही तो हम नहीं कह सकते, बट चेंजेस लाना, बदलाव लाना। नेक्स्ट है ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो नोन एज, ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा है, तो वो क्या है। ऑटोक्रेटिक टीचिंग स्ट्रेटेजी में क्या होता है, जनरली एक ही कोई पर्सन है जो दूसरों के लिए सभी चीज़ें बताएगा। ऑटोक्रेटिक तो एक इस तरीके की स्टडी हो जाती होता है लेक्चरिंग स्टडी, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, लेक्चर। नेक्स्ट इज द टर्म इज यूज्ड फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए कौन सा टर्म है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर, ग्रुप कॉन्फ्रेंस, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, हेल्थ टीम कॉन्फ्रेंस या फिर स्टूडेंट टीम कॉन्फ्रेंस। तो इंटरव्यू लिया जाना है तो जनरली इसके लिए जो मेन टर्म यूज होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज इनोवेशन इज टीचिंग मीन्स, इनोवेशन का मतलब क्या होगा टीचिंग में, डेवलप न्यू टेक्निक्स इन टीचिंग, टीचिंग प्रोसेस इन्वॉल्व स्टूडेंट्स टीचर और ओनली रिलेटेड टू रिसोर्सेज। इनोवेशन का मतलब होता है कुछ भी नया करना, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डेवलप न्यू टेक्निक्स इन टीचिंग। नेक्स्ट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। सेंडर इनकोडिंग मैसेज, फोर्थ इज चैनल, फिफ्थ रिसीवर और सिक्स इज डिकोडिंग। तो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के, 6 एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड डिकोडिंग। नेक्स्ट इज इवालुएशन इन टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हेल्पफुल फॉर, तो टीचिंग में इवालुएशन की जरूरत क्यों पड़ती है, मूल्यांकन की, to know the individual progress, to take proper feedback, to determine further requirements, D all of the above। तो यहाँ पर इवालुएशन की ज़रूरत टीचिंग में इन सभी चीज़ों के लिए पड़ती है कि किसी की प्रोग्रेस चेक करना और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या फीडबैक आपको मिलने वाला है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें इवालुएशन की ज़रूरत पड़ेगी टीचिंग में। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट्स पोस्ट कॉर्व इज डिस्क्राइब्ड बाय, तो पोस्ट कॉर्व आपने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में पढ़ा होगा नर्सिंग में, तो यहाँ पर उसका सॉरी पोस्ट कॉर्व किसने दिया है, तो ये दिया लूथर गुलिक ने। यहाँ पर पोस्ट कॉर्व का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, और किसने दिया, लूथर गुलिक ने। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेनली कंसर्न विथ, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है किस पर डिपेंड करता है, तो जनरली बजट पर ही डिपेंड करेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ लीडरशिप इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन नर्सिंग इज, तो नर्सिंग में किस तरीके की लीडरशिप है जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डोमिनेटिंग और नन ऑफ दी अबव। तो ऑटोक्रेटिक में क्या होगा कि नर्सेस है जो क्विक डिसीजन लेने के लिए, इसमें मेन इसका पॉइंट रहेगा क्या हो, क्विक डिसीजन ले सकती हैं अपने आप से। बट डेमोक्रेटिक नर्सिंग में क्या होगा कि दूसरा जो स्टाफ है उसके साथ भी आप कोऑर्डिनेट करके रख सकती हैं। तो इस तरीके से नर्सिंग में कौन सी लीडरशिप अप्रोप्रिएट रहेगी, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग अकॉर्डिंग टू INC नॉर्म्स फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से यदि आपको कोई नर्सिंग स्कूल ऑर्गेनाइज करना है तो टॉप लेवल से लोअर लेवल पे किस तरीके का स्टाफ होगा, तो यहाँ पर टॉप लेवल से लोअर लेवल की बात की जा रही है, तो जो स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी
वो किस तरीके का स्टाफ होगा, तो वो होगा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ट्यूटर एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। आप लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लेना कि आईएनसी के हिसाब से है जो स्कूल, यदि नर्सिंग स्कूल ओपन करना है तो किस तरीके का स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मैंने जो पढ़ा है मुझे यही याद है, पहले प्रिंसिपल, देन वाइस प्रिंसिपल, ट्यूटर एंड आफ्टर इज क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच आर वेरी यूजफुल इन नर्सिंग प्रोफेशन आर। नर्सिंग प्रोफेशन में कौन सा कम्युनिकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्बल, नॉन वर्बल, बोथ, या फिर कोई नहीं इनमें से। तो नर्सिंग प्रोफेशन में दोनों टाइप के कम्युनिकेशन जरूरी है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी और सबसे मजबूत बोन है वो कौन सी है, तो वो है फीमर। नेक्स्ट इज डेल्टॉइड मसल्स इज फाउंड इन। तो डेल्टॉइड मसल्स हैं जो अपर लिम्ब और अपर आर्म में प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट इज द लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसीज। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स की लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 डेज, 120 दिन। नेक्स्ट इज मैनिंग्स आर द कवरिंग ऑफ। मैनिंग्स है जो किसकी कवरिंग लेयर है, किसको कवर करती है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड को, लंग्स, किडनी या फिर हार्ट। मैनिंग्स कवर करती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ। तो सीएनएस से किससे मिलके बना है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन ओनली या फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों से मिलके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों से मिलके। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर था। यदि इस बार राजस्थान सीएचओ में इस तरीके का पेपर आ गया तो 100% है जो कट ऑफ जाएगी, पूरे 100 नंबर पर ही कट ऑफ चली जाएगी यदि इतना इजी पेपर आया तो। नेक्स्ट है यहाँ पर चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट इज पोर्टल सर्कुलेशन इज रिलेटेड टू। पोर्टल सर्कुलेशन और हेपेटिक सर्कुलेशन किससे रिलेट करता है, तो रिलेट करता है लीवर से। नेक्स्ट इज फूड रिजर्वर इज नोन एज। फूड का रिजर्वर है जो किसको कहा जाता है, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो फूड रिजर्वर कहा जाता है स्टमक को। नेक्स्ट इज राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू। तो लंग्स हैं, एक जो लेफ्ट लंग है उसको 2 लोब्स में डिवाइड किया गया और राइट लंग्स को कितने में, 3 लोब्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, 3 लोब्स। नेक्स्ट इज रिजर्वर ऑफ यूरिन इज नोन एज। यूरिन का रिजर्वर किसको कहा गया है, किडनी, स्प्लीन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर ब्लैडर। तो यूरिन रिजर्वर कौन है, ब्लैडर, जो यूरिन को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट इज जॉइंट्स ऑफ स्कल आर नोन एज। तो जो स्कल के जॉइंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स, सूचरल जॉइंट्स, कार्टिलेजियस जॉइंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो जो स्कल के जॉइंट्स हैं कहलाते हैं सूचरल जॉइंट्स और सूचर्स। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट। नेक्स्ट इज डर्माटोन इज द पार्ट ऑफ। तो डर्माटोन किसका पार्ट है, स्किन का। नेक्स्ट इज द गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन कौन करता है, ऑप्शन है लिवर, पैंक्रियास, स्टमक या फिर इंटेस्टाइन। तो जो लिवर जूस का प्रोडक्शन है कौन करता है, स्टमक करता है। यहाँ पर प्रोड्यूस कौन करता है, सॉरी, जो लिवर जूस का प्रोडक्शन कौन करेगा, स्टमक। नेक्स्ट इज द थायरोक्सिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कौन करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल इज। तो यहाँ पर गाइज मुझे ऑप्शन उतना समझ में नहीं आए हैं, बट जो कार्डियक साइकिल की नॉर्मल रेंज होती है, नॉर्मल ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकेंड। तो इस हिसाब से हम इसमें आंसरिंग कर सकते हैं 1 सेकेंड, क्योंकि लेस देन 1 सेकेंड में ही कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड है इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, बट यहाँ पर ऑप्शन उस तरीके से नहीं दिए हैं, तो इसीलिए मैंने इसको आंसरिंग किया है 1 सेकेंड, क्योंकि कार्डियक साइकिल की नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट इज द नर्व विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन इज।
देखने के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑल्फैक्टरी, फेशियल, ऑप्टिक या फिर अकॉस्टिक? तो जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व है वो क्या है? ऑप्टिक नर्व। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ द ईयर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। कानों के दो फंक्शन होते हैं, एक तो सुनना और दूसरा बॉडी बैलेंस बना के रखना। तो कानों में जो कौन सा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट होता है, कौन सा पार्ट है जो बॉडी बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है? तो वो सेमी न्यूनर कैनाल्स। नेक्स्ट इज नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। तो नॉर्मल एक एडल्ट की टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml। नेक्स्ट इज एनाबॉलिज्म मीन्स। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी, मिक्सिंग ऑफ एनर्जी इन वाटर या फिर चेंजेस ऑफ एनर्जी। ब्रेक डाउन ऑफ एनर्जी होता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है एनर्जी को स्टोर करके रखना, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन इज हेल्पफुल टू प्रोड्यूस। प्रोलैक्टिन हार्मोन है क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? वाटर, गैस्ट्रिक जूस, मिल्क या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिज्म विच आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस डिसीज आर नोन एज। कौन यदि कोई भी ऐसे जीवाणु या फिर ऑर्गेनिज्म डिसीज को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो क्या कहलाते हैं? पैथोजन। नेक्स्ट इज द टेस्ट विच इज डन टू आइडेंटिफाई टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है? विडाल टेस्ट। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो आपको वैसे ही आते होंगे। नेक्स्ट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन इज। स्टरलाइजेशन के लिए मोस्टली यूज होने वाली मेथड क्या है? तो वो है बॉइलिंग, क्योंकि सभी के घर में ना तो ऑटोक्लेव मशीन होगी ना ही आयोनाइजिंग रेडिएशन होगा। बॉइलिंग है जो बेस्ट मेथड है। यदि हॉस्पिटल में पूछी जाए तो वो होगी ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट इज द गैस विच इज यूज्ड फॉर द फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर में जो फ्यूमिगेशन के लिए गैस यूज की जाती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉर्मेल्डिहाइड या फिर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ऑपरेशन ओटी में जो फ्यूमिगेशन के लिए गैस यूज की जाती है वो क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट इज टेक्निक इज यूज्ड इन केस ऑफ सर्जिकल असेप्सिस। सर्जिकल असेप्सिस के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी? तो वो होगी स्टेराइल टेक्निक। नेक्स्ट इज डेंगू वायरस एजा। तो डेंगू किसके कारण होता है? एडीज मॉस्किटो के जो वायरस है उनके कारण। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, एडीज वायरस। नेक्स्ट इज फॉर रिलीविंग पेन विच मेडिसिन इज यूज्ड। तो पेन रिलीव के लिए कौन सी मेडिसिन देते हैं हम? एनाल्जेसिक्स। एंटीबायोटिक किसी इन्फेक्शन के लिए दी जाएगी, एंटीपायरेटिक्स फीवर के लिए। नेक्स्ट इज विच रूट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड इमीडिएट इफेक्ट इन द बॉडी द ड्रग इज गिवन बाय। कौन सा रूट है जो बहुत ही रैपिड एब्जॉर्प्शन करेगा किसी भी मेडिसिन का और इमीडिएट इफेक्ट शो करेगा? ऑप्शन है ओरल रूट, आईवी रूट, इंट्रामस्कुलर रूट या फिर सबक्यूटेनियस रूट। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सेकंड, इंट्रावीनस रूट। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड और एडमिनिस्टर्ड फॉर द पर्पस ऑफ। एंटीबायोटिक्स का यूज किस पर्पस से किया जाता है? टू रिलीव द पेन, टू रिड्यूस द एडिमा और टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन या फिर टू रिलीव द फीवर। तो एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर की जाती है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज द ड्रग विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक। एनाफाइलैक्टिक शॉक के लिए कौन सी मेडिसिन है जो यूज की जाएंगी ट्रीट करने के लिए? एंटीबायोटिक, एंटीहेमेटिक्स, एंटीवायरल या फिर एंटीहिस्टामिनिक। तो एंटीहिस्टामिनिक एजेंट इनका जनरली यूज किया जाएगा एनाफाइलैक्टिक शॉक को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट इज नोजोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स विच अकर्स फ्रॉम। तो नोजोकोमियल और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आपने पढ़ा होगा, सेम वही है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है कि इन्फेक्शन हॉस्पिटल से हमें मिले। नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस की जो 5 स्टेप होती हैं तो उनमें से फर्स्ट स्टेप कौन सा है? असेसमेंट। नेक्स्ट इज द पोजीशन विच इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग पेटेंट क्लियर एयरवे और पेशेंट इज। तो क्लियर एयरवे मेंटेन करने के लिए कौन सी पोजीशन है जो हेल्पफुल होगी? तो वो होगी फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट इज द कंडीशन अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी इज नोन एज।
यदि कोई कंडीशन ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है बॉडी में तो वो क्या होगी? जॉइंडिस होगा, डिहाइड्रेशन होगा, साइनोसिस होगा या फिर पैरलेस। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है हमारी बॉडी में, तो क्या कहलाता है? साइनोसिस। नेक्स्ट इज द टर्म एनोरेक्सिया इज नोन एज। तो एनोरेक्सिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना। नेक्स्ट इज टैकिपनिया इज नोन एज। तो टैकिपनिया का मतलब क्या होगा? डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट या फिर इंक्रीज बीपी, इंक्रीज हार्ट रेट। तो टैकिपनिया का मतलब होता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट इज असेप्सिस इज नोन एज। असेप्सिस का मतलब क्या होगा? फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, रिलीफ फ्रॉम फीवर, रिलीफ फ्रॉम पेन या फिर रिलीफ फ्रॉम एलर्जी। तो असेप्सिस का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से फ्री होना। नेक्स्ट इज द फैक्टर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेंशियल कम्युनिकेशन। एसेंशियल कम्युनिकेशन में क्या है जो इंक्लूड नहीं है? कौन से फैक्टर हैं जो इंक्लूड नहीं होंगे? तो होगा नॉइस। नेक्स्ट इज व्हेन बॉडी टेम्परेचर इज राइज अप टू 105 डिग्री फ़ारेनहीट टू 106 डिग्री फ़ारेनहीट द कंडीशन इज नोन एज। जब बॉडी का टेम्परेचर 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहीट बढ़ जाए तो क्या कहलाएगा? कहलाएगा हाइपर पायरेक्सिया। नेक्स्ट एडमिशन बेड इज मेड एज। तो एडमिशन बेड है जो किस तरीके के बेड कहलाएंगे? तो कहलाते हैं क्लोज्ड बेड। नेक्स्ट इज द अकरेंस ऑफ क्रॉनिक इलनेस इज ग्रेटेस्ट इन। क्रॉनिक इलनेस लॉन्ग टाइम तक कोई भी प्रॉब्लम होने के लिए सबसे मोस्टली किस तरीके के लोगों में हो सकती है क्रॉनिक इलनेस? एडोलेसेंट्स में, यंग चिल्ड्रंस, यंग एडल्ट्स या फिर ओल्डर एडल्ट्स। तो जनरली क्रॉनिक इलनेस ओल्डर एडल्ट्स में होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज द मेजर रोल इन मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय द। तो बॉडी में फ्लूइड का बैलेंस कौन मेंटेन करके रखता है? लिवर, हार्ट, लंग्स या फिर किडनी। तो हमारी बॉडी में फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने का मेन काम कौन करता है? किडनी। नेक्स्ट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। एवरेज एडल्ट ह्यूमन बॉडी में वाटर का परसेंट कितना होता है? 80%, 60%, 40% या फिर 90%। तो एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में एवरेज वाटर का परसेंट होता है 60%। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन इज। जनरली कार्डियोजेनिक शॉक होता है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जाए तो वो होगा कार्डियक डिसअरिथमिया। नेक्स्ट इज डिस्फेजिया इज अ। डिस्फेजिया का मतलब क्या होगा? डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिफिकल्टी इन फोकसिंग, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग या फिर डिफिकल्टी इन स्वालोइंग। डिस्फेजिया का मतलब होगा डिफिकल्टी इन स्वालोइंग, निगलने में कठिनाई होना। नेक्स्ट इज साइन ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर आर। यदि आईसीपी बढ़ता है तो उसके क्या साइन हैं जो देखने को मिलेंगे? तो इसमें एक तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फेंटिंग भी हो सकती है कभी कभी, हाई टेम्परेचर बहुत रेयर केस में होता है, बट स्लो बाउंडिंग पल्स भी रहेगी। तो यहाँ पर इसके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन के थर्ड, स्लो बाउंडिंग पल्स, राइजिंग बीपी, स्टीपो एंड हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट इज अ लेबोरेटरी टेस्ट विच कन्फर्म अ डायग्नोसिस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज। तो एमआई के लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है कंफर्मेशन के लिए, वो क्या होगा? तो होगा एलडीएच सीकेएमबी ट्रोपोनिन टेस्ट। नेक्स्ट इज इन सोरियासिस द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इज। सोरियासिस क्या है? एक स्किन की डिसीज, स्किन प्रॉब्लम है। तो इसका मेन क्लिनिकल जो फंक्शन मैनिफेस्टेशन है वो क्या होगा? तो इसमें बॉडी पर एक साइनिंग स्केली लीजन्स या फिर हम ये कह सकते हैं स्कैनी स्कैल्प्स देखने को मिलेंगे, तो वो क्या कहलाते हैं? सोरियासिस। और एक स्किन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड। नेक्स्ट इज एलोप्यूरिनॉल ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है नर्सिंग के। एलोप्यूरिनॉल ड्रग का यूज किस डिसीज को ट्रीट करने में किया जाता है? तो जनरली जो यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन हो जाता है उसको बाय यूरिन बाहर निकालने के लिए एलोप्यूरिनॉल मेडिसिन दी जाती है। और यूरिक एसिड का ऑक्यूमुलेशन किस कंडीशन में होता है? गट में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, गटी अर्थराइटिस। नेक्स्ट इज व्हेन पेशेंट्स ऑन स्किन इज टेकन फ्रॉम डोनर एरिया एंड ग्राफ्ट टू रेसिपिएंट एरिया इज कॉल्ड। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब
बॉडी के किसी और अदर एरिया की स्किन लेके किसी दूसरे एरिया में लगाई जाए, ट्रांसफ़र की जाए तो क्या कहलाता है? ऑटोग्राफ्टिंग। जीनोग्राफ्टिंग का मतलब होता है किसी एनिमल से ली जाए कोई भी स्किन या फिर कुछ ऑर्गन्स यदि डोनेट किए जा रहे हों तो। और एलोग्राफ्टिंग में होता है ट्विंस से या फिर किसी फैमिली मेम्बर से। नेक्स्ट इज प्री कैंसरस कंडीशन इन केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ओरल कैविटी इज नोन एज। प्री कैंसरस कंडीशन है जो ओरल कैविटी में वाइट कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं जनरली माउथ में, तो ये प्री कैंसरस स्टेज कह सकते हैं हम कार्सिनोमा की। तो क्या कहलाता है? ल्यूकोप्लाकिया। दो तरीके के होते हैं, एक होता है एर्थ्रोप्लाकिया, दूसरा होता है ल्यूकोप्लाकिया। जो व्हाइट कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं प्री कैंसरस स्टेज, जिसको हम कह सकते हैं क्या है? ल्यूकोप्लाकिया। नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ इंसर्शन ऑफ एनजी ट्यूब द पोजीशन इज गिवन टू अ पेशेंट। एनजी ट्यूब इंसर्ट करने के लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे हम? तो होगी हाई फॉलोअर्स पोजीशन या फिर सिटिंग अपराइट पोजीशन। नेक्स्ट इज इन कोलीलिथियासिस द डाइट इज एडवाइज टू द पेशेंट इज। कोलीलिथियासिस के पेशेंट में किस तरीके की डाइट दी जाएगी? गॉल स्टोन है तो इसको किस तरीके की डाइट है जो दी जाएगी? तो इसको दी जाएगी इंक्रीज्ड कैलोरिक डाइट। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस विच कॉज्ड आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस सी। नेक्स्ट इज द सर्जरी इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ कोलोन कार्सिनोमा। कोलोन कार्सिनोमा हुआ है तो कौन सी सर्जरी की जाएगी? लोबेक्टोमी, लंपेक्टोमी, गैस्ट्रोटोमी या फिर कोलोनेक्टोमी। तो लंपेक्टोमी है ब्रेस्ट कैंसर में की जाती है, और यहाँ पर जो कोलोन कार्सिनोमा के लिए जो सर्जरी की जाएगी वो होगी कोलोनेक्टोमी। नेक्स्ट इज कुशिंग सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, या तो जो कोई मेडिसिन दी जा रही है उसके कारण या फिर बॉडी खुद से ही बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, तो क्या कहलाएगा? कुशिंग सिंड्रोम में कन्वर्ट होगी कंडीशन यदि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन का लेवल या फिर कॉर्टिसोल का हार्मोन बढ़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट, इंक्रीज्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट इज हाइपोथायराइडिज्म इज caused by secretion of quantity of which हार्मोन। तो हाइपोथायराइडिज्म में कौन सा हार्मोन है जो किस तरीके से सीक्रेट होगा? डिक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन, इंक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन, इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन या फिर डिक्रीज इंसुलिन हार्मोन। तो हाइपोथायराइडिज्म में पूछा है तो यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज द थायरोक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट इज इन रिकेट्स डिसीज द टाइप ऑफ पेल्विस मे हैव रिस्किज। तो रिकेट्स डिसीज में किस तरीके की पेल्विस देखने को मिल सकती है? वे होगी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। नेक्स्ट इज द पेल्विस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ बोन्स। तो पेल्विस 3 बोन से मिलकर बनी होती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट 3। नेक्स्ट इज द मेन कॉज ऑफ मेनोपॉज इज। मेनोपॉज का सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन का मेन कॉज क्या है? लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन या फिर लैक ऑफ एस्ट्रोजन। तो मेनोपॉज में क्या होता है? ओवरी बहुत ही कम मात्रा में एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करती है, तो इसीलिए कंडीशन देखने को मिलती है, या फिर एस्ट्रोजन का जो फॉर्मेशन है, प्रोडक्शन है, बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होता, जिसके कारण मेनोपॉज की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, लैक ऑफ एस्ट्रोजन। तो गाइज ये थे राजस्थान स्टाफ नर्स के पुराना पेपर था, इसमें 120 क्वेश्चंस थे, तो ये पूरे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया है उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। यदि किसी भी क्वेश्चन में गलत आंसरिंग हुई हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं उसको रेक्टिफाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि जब भी मैं 100 या 200 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझसे 1-2 क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उनको सुधारने की कोशिश भी करवाया कीजिए। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू, बाय बाय।